हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा निमोनिया। तो निमोनिया जो है इट इज अ डिजीज कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये बड़ों में भी प्रॉब्लम हो सकती है और जो है छोटे बच्चों में ये कॉमनली प्रॉब्लम होती है। तो निमोनिया समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिवाइज, जनरली वी हैव टू रिवाइज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। तो इट इज अ रेस्पिरेटरी ट्री। तो हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें पता है कि हम एयर जो है हमारे नोज के थ्रू हमारे लंग्स में एंटर करती है ना। नोज के थ्रू एयर जो है ट्रेकिया के थ्रू एंड देन हमारे लंग्स में एंटर कर गई, रेस्पिरेटरी ट्री में एयर जो है एंटर कर गई ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रेकिया है, उसके बाद ट्रेकिया डिवाइड हो गया हमारे जो है ब्रोंकस में, प्राइमरी ब्रोंकस में, देन सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकस में एंड लास्ट में टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, एंड लास्ट है सिंपलेस्ट यूनिट जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की एल्वोलाई। तो ये है हमारी डिवीजन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ट्रेकिया है, प्राइमरी ब्रोंकस है, सेकेंडरी ब्रोंकस है, देन टर्शरी ब्रोंकस है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है एंड देन एल्वोलाई है। एल्वोलाई जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है जहां पे जाके हमारी ब्लड के साथ जो है गैस एक्सचेंज होने का प्रोसेस जो है वहां पे होता है। तो ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्री। तो यहाँ पे हमने अभी निमोनिया को कैसे डिफाइन करना है और निमोनिया को कैसे समझना है ना। तो निमोनिया क्या है, इसकी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज इन्फ्लेमेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द लंग्स पेरेन्काइमा, ऑफ द लंग्स पेरेन्काइमा। तो यहाँ पे जो है ये जो दो वर्ड है ये यहाँ पे मस्ट बी प्रेजेंट इन योर डेफिनेशन। ये दोनों चीजें आपकी डेफिनेशन में प्रेजेंट होनी चाहिए, देन आप बोल सकते हो कि आपने निमोनिया को एग्जैक्टली डिफाइन कर दिया। तो इन्फ्लेमेशन है एंड कंसोलिडेशन है लंग्स के पेरेन्काइमल टिश्यू की। तो यहाँ पे हमने समझना है कि इन्फ्लेमेशन कैसे होती है ना। जैसे ही हमारी जो हम नॉर्मली एयर हम अंदर नोज के थ्रू एयर लेके जाते हैं तो कई बार उस एयर के साथ इन्फेक्शन भी हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन भी एंटर कर जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है एयर के साथ साथ इन्फेक्शन एंटर कर गया, तो इन्फेक्शन जो है सबसे पहले हमारे गले में इरिटेशन करेगा जाके, क्योंकि हमारी ऑरल कैविटी का और हमारी नेजल कैविटी का एक यहाँ पे कॉमन जगह है जहाँ पे हमारी जो हम मुंह के थ्रू कुछ खाते हैं, जो नोज के थ्रू कुछ हमारे डस्ट पार्टिकल्स एंटर होते हैं, तो थ्रोट में जाकर के एक कॉमन जगह है ना दोनों सिस्टम्स की। तो उसके मतलब पहले तो हमारा गला खराब होगा ना, सेकेंडली आगे इन्फेक्शन चला जाएगा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन हो चाहे डस्ट पार्टिकल्स हो, पहले क्या करता है, सबसे पहले हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अंदर वाली म्यूकस लाइनिंग है उसे इरिटेट करना शुरू कर देगा, है ना। इन्फेक्शन जब भी एंटर करता है हमारी बॉडी में तो एक तो वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करता है, और जैसे ही इन्फेक्शन है तो हमारे इम्यून सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देता है। तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज। इन्फेक्शन क्या है, एंटीजन है, और इम्यून सिस्टम का रिएक्शन उसके अगेंस्ट क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज। और जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है तब होती है इन्फ्लेमेशन, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो इरिटेशन की वजह से एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से यहाँ से म्यूकस मेम्ब्रेन जो इनर मोस्ट लाइनिंग है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, उसमें सूजन आ जाएगी। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन मतलब हमारी जो स्मूथ लाइनिंग थी उसमें सूजन आ गई। एंड कंसोलिडेशन ऑफ द लंग्स पेरेन्काइमा। अभी सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या है, लंग्स पेरेन्काइमा की। अभी लंग्स पेरेन्काइमा क्या है, हमारे लंग्स का बिल्कुल एंड वाला फंक्शनल पार्ट, हमारे लंग्स का बिल्कुल एंड वाला फंक्शनल पोर्शन, वो टिश्यू जो एंड में फंक्शन मतलब जो मेन काम करते हैं वो है हमारे लंग्स का, लंग्स के पेरेन्काइमल टिश्यू। उनकी हो गई इन्फ्लेमेशन एंड कंसोलिडेशन। इन्फ्लेमेशन आपको क्लियर है, एंड व्हाट इज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब किसी एक जगह पे, जैसे जी एल्वोलाई है, इसको हम अलग से ड्रॉ करके देखें तो ये क्या है, ऐसे राउंड शेप की एल्वोलाई है और इसके नजदीक से गुजरनी है हमारी ब्लड वेसल्स।
ये है हमारा मतलब ब्लड वेसल है, उसमें ब्लड प्रेजेंट है, और ये है हमारी एल्वोलाई, उसमें एयर प्रेजेंट है। एयर के जरिए हम ऐसे एयर अंदर लेके जाते हैं और एंड तक एयर अंदर जाती जाती लास्ट तक कहां पहुंचना है, एयर ने यहां तक पहुंचना है, जिसको हमने अलग से ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे एयर जो है एंटर कर गई, उसमें नॉर्मली क्या ज्यादा है, उसमें बाहर वाले एनवायरनमेंट से अंदर एयर एंटर करती है, तो उसमें क्या ज्यादा है, किस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा है ना। और ब्लड में क्या है, ब्लड में क्या चीज ज्यादा है, जैसे हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती रहती है, सारी एक्टिविटीज, एनर्जी प्रोडक्शन, ये सब होता रहता है। तो ब्लड में हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स काम करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो हमारा जब ब्लड लंग्स तक पहुंचता है, उसमें ज्यादा क्या है, CO2, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होना है, डिफ्यूजन वाला प्रोसेस होना है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से किधर को गैसेज ने मूव होना है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैसेज ने मूव होना है। तो हायर कंसंट्रेशन CO2 की ब्लड में है, ये मूव होकर किधर चली जाएगी, हमारी एल्वोलाई में चली जाएगी। और ऑक्सीजन की हायर कंसंट्रेशन एल्वोलाई में ज्यादा थी, ये मूव होकर किधर चली जाएगी, हमारे ब्लड में चली जाएगी। तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से गैस एक्सचेंज ने होना है। नॉर्मली अगर हमारे लंग्स हेल्दी हैं, हमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, हमें कोई बीमारी लंग्स की नहीं है, तो ये नॉर्मल प्रोसेस सभी के लंग्स में होता है, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई भी है ना। तो ऐसे गैस एक्सचेंज होता है। CO2 अभी हमारे लंग्स में आ गई, और इसे हम जब सांस बाहर निकालेंगे, इस CO2 को हम बाहर एक्सहेल के प्रोसेस से बाहर निकाल देंगे, है ना। तो गैस एक्सचेंज हो गया। अभी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है, और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है दोबारा से हमारे हार्ट में चला जाएगा, और हार्ट से हमारी पूरी बॉडी को चला जाएगा। इट इज ए नॉर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था कि इन्फेक्शन एंटर कर गया, उसने सबसे पहले इरिटेशन की वजह से और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्फ्लेम्ड कर दिया, वहां पे सूजन आ गई। सेकंड, वहां पे उसने क्या कर दिया, लंग्स पेरेन्काइमा है, लंग्स की जो फंक्शनल पार्ट है, एल्वोलाई जो है, उसमें कंसोलिडेशन कर दिया। कंसोलिडेशन मतलब उसमें क्या भर गया, उसमें पहले तो ये क्या है, नॉर्मली एक एयर सैक है, मतलब एक राउंड स्ट्रक्चर है जिसमें एयर भरी होती है और कुछ भी इसमें भरा नहीं होता, कोई भी फ्लूइड या कोई भी सॉलिड, कोई भी पस वगैरह भरी नहीं होती। अभी इन्फेक्शन की वजह से, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से यहाँ पे क्या अबनॉर्मल सिक्रीशन अकमुलेट हो जाएगी, जहां यहाँ पे पस फिल हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे सपोज कर लो, जो जिसमें नॉर्मली एयर प्रेजेंट थी, उस जगह पे क्या फिल हो गया, उसमें उस जगह पे जा तो पस फिल हो गई, जहां सक्रीशंस फिल हो गई, और इसने क्या कर दिया, इस जगह को पूरा एक तरीके का ब्लॉक कर दिया, है ना। अभी ये जो एयर फिल थी जिसमें, अब उसमें पस फिल हो गई, उसमें सक्रीशंस नॉर्मल से ज्यादा सक्रीशन फिल हो गई, तो गैस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है, गैस एक्सचेंज का जो प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि गैस को एक्सचेंज होने के लिए जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस के लिए मतलब जो है जगह ही नहीं बची डिफ्यूजन के लिए, क्योंकि ज्यादा स्पेस किसने ऑक्युपाई कर ली, फर्स्ट सेल ने ऑक्युपाई कर ली, जहां सक्रीशंस ने ऑक्युपाई कर ली। यहाँ पे गैस एक्सचेंज होना पॉसिबल या तो स्लो डाउन हो जाएगा, जहां पॉसिबल ही मतलब हो नहीं पाएगा ना, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो गैस एक्सचेंज का प्रोसेस स्लो डाउन हो गया लंग्स पेरेन्काइमा में, इसीलिए पर्सन को, निमोनिया वाले पर्सन को बहुत ही ज्यादा रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आएगी, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो किसी भी एज का है। तो ये है हमारी निमोनिया की प्रॉपर डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज इन्फ्लेमेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द लंग्स पेरेन्काइमा। लंग्स पेरेन्काइमल सेल जो है, जो फंक्शनल यूनिट है लंग्स की, उसमें इन्फ्लेमेशन भी हो गई और कंसोलिडेशन भी हो गई। कंसोलिडेशन मतलब वहां पे पस फिल हो गई, वहां पे अबनॉर्मल डिस्चार्ज, अबनॉर्मल सिक्रीशंस फिल हो गई, या कई बार वहां पे जो है साइनोफिल्स नाम के ब्लड सेल जो है वो भी जमा हो जाते हैं और नॉर्मल डिफ्यूजन को वो डिक्रीज कर देते हैं, गैस एक्सचेंज को डिक्रीज कर देते हैं, ब्लड तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और सेल टिश्यू को
बॉडी के ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी क्योंकि गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो सेल टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, इसीलिए पर्सन को क्या होगा, साइनोसिस भी हो सकता है और फर्दर जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो सकता है। ये फर्दर जो है हम इस डिजीज कंडीशन में पढ़ेंगे और इस चीज को कंपनसेट करने के लिए जो है मैसेज ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन जो है हमारे रेस्पिरेटरी को फर्दर ऑर्डर देगा और पर्सन जो है गास्पिंग जैसे सांस लेना शुरू कर देगा, फोर्सफुल रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगी निमोनिया वाले पेशेंट की। तो इट इज अबाउट डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द types of pneumonia that are also very important. So next are types of pneumonia. Next है हमारा classification of pneumonia. तो निमोनिया की जो क्लासिफिकेशन है काफी वास्ट क्लासिफिकेशन है और इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्लासिफाई करना टाइप्स क्या है निमोनिया की, अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिकल बेसिस, मतलब लोकेशन के अकॉर्डिंग इन्फेक्शन कहाँ पे लोकेट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग निमोनिया को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, लोबर निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया एंड इंटरस्टिशियल निमोनिया। तो यहाँ पे है लोबर निमोनिया, मतलब हमें पता है कि हमारे लंग्स के क्या है, लोब्स है ना, राइट। जो लंग्स है उनमें 3 लोब्स हैं, जो पहले हमने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रखी थी। राइट लंग में 3 लोब्स हैं और लेफ्ट जो लंग है 2 लोब्स हैं। तो इन्फेक्शन जो है कई बार एक लोब को पूरी तरीके से अपनी पकड़ में ले लेता है, मतलब इन्फेक्शन एक लोब में जो है इन्फेक्शन फैला हुआ है, कई बार 2 लोब्स में इन्फेक्शन फैला गया है और कई बार राइट लंग्स के लोब में इन्फेक्शन प्रेजेंट है और कई बार राइट एंड लेफ्ट दोनों लंग्स के लोब्स में इन्फेक्शन प्रेजेंट है। तो कितने लोब्स में इन्फेक्शन प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफाइड करें तो उसे बोलेंगे लोबुलर निमोनिया। 1 और मोर लंग्स में भी लोब्स ऑफ द लंग्स में भी इन्फेक्टेड। देन नेक्स्ट ब्रोंको निमोनिया, ब्रोंकस की भी क्लासिफिकेशन है, जैसे सबसे पहले ट्रेकिया है, उसके बाद जो है प्राइमरी ब्रोंकस है, सेकेंडरी है, टर्शरी ब्रोंकस है, फिर ब्रोंकियोल्स है, सेगमेंट ब्रोंकियोल्स है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है और लास्ट में एल्वोलाई है। तो जो ट्रेकिया से ब्रांचेस शुरू हो गई, एल्वोलाई तक पहुंचने से पहले जो है एक ट्री जैसी ब्रांचेस हैं, तो पूरे जो है वहां पे ब्रांचेस में जहां से एयर जो है आगे पास होके एल्वोलाई तक पहुंचती है, तो सारी रेस्पिरेटरी ट्री में जो इन्फेक्शन प्रेजेंट है, ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में इन्फेक्शन प्रेजेंट है, इन्फ्लामेशन उसने कर दी, कंसोलिडेशन उसने कर दी, तो ऐसी टाइप्स को बोलेंगे हम ब्रोंको निमोनिया की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकस में प्रेजेंट है इन्फेक्शन एंड ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट है। देन थर्ड इज इंटरस्टिशियल निमोनिया। इंटरस्टिशियल निमोनिया मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस होती है जो सेल टिश्यू में, वहां भी इन्फेक्शन प्रेजेंट है। जो फंक्शनल यूनिट है सेल टिश्यू की एल्वोलाई के नजदीक, जिसे पेरेन्काइमल स्पेस, पेरेन्काइमा ऑफ द लंग्स बोला जाता है ना, एल्वोलाई एंड सराउंडिंग सेल टिश्यू जहां पे लंग्स का फंक्शन हो रहा है, तो वहां तक इन्फेक्शन अगर फैला हुआ है तो उसे बोलेंगे इंटरस्टिशियल निमोनिया। सो एनाटॉमिकल बेसिस के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स हैं, लोबर निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया एंड इंटरस्टिशियल निमोनिया। देन एटियोलॉजिकल बेसिस पे जो है फर्दर इसकी टाइप्स हैं, बैक्टीरियल निमोनिया है, वायरल निमोनिया है, फंगल निमोनिया है एंड प्रोटोजोल निमोनिया है। तो इन चारों में से ज्यादा कॉमनली कौन रिस्पॉन्सिबल है, बैक्टीरिया एंड वायरस। तो ज्यादातर जो है बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया होता है एंड वायरस की इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया होता है, और फंगल एंड प्रोटोजोल के इन्फेक्शन से कम चांसेस है निमोनिया के होने के। तो बैक्टीरिया कौन कौन से मेन बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया के लिए, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफेलोकोकस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है एंड न्यूमोकोकस बैक्टीरिया जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इन्फेक्शन ऑफ निमोनिया। मतलब ये जो है बैक्टीरिया जो है ये इन्फेक्शन करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और सबसे पहले गले में इन्फेक्शन होगा। अगर हमारा डिफेंस जो है मजबूत है, स्ट्रांग है हमारा इम्यून सिस्टम, तो इन्फेक्शन आगे नहीं जा पाएगा, वहीं पे इन्फेक्शन ट्रैप हो जाएगा। अगर हम टाइम पे मेडिसिन ले लेंगे तो इन्फेक्शन आगे नहीं जाएगा, और यही जो है गला खराब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यही अगर इम्यून सिस्टम वीक की वजह से या मेडिसिन ना लेने की वजह से इन्फेक्शन आगे चला जाए, वहां पे जाके अंदर जाके वो रेस्पिरेटरी ट्री में जाके इन्फ्लामेशन एंड कंसोलिडेशन कर जाए, तो वही प्रॉब्लम जो है क्या बन जाएगी, निमोनिया बन जाएगी, है ना। तो ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया के लिए। वायरस कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं वायरल निमोनिया के लिए, इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, और मेनली जो बच्चों में होता है RSV वायरस निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
देन कोरोना वायरस जो है निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, ठीक है, रेस्पिरेटरी साइनोसाइटल वायरस। देन फंगल इन्फेक्शन कौन कौन सा है, हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड प्रोटोजोल टॉक्सोप्लाज्मा वंडाई। तो ये रेयर केसेस में फंगल इन्फेक्शन या प्रोटोजोल इन्फेक्शन से निमोनिया होता है, और जो है मेजर चांसेस होते हैं, ज्यादा चांसेस किसके हैं, बैक्टीरियल एंड वायरल, जहाँ कोई भी चीज जहाँ हम एस्पिरेट कर जाए उसकी वजह से, जहाँ किसी ऐसे कम्युनिटी एरिया में चला जाए जहाँ पे इन्फेक्शन वाले पेशेंट है, तो वो आगे हम मिसलेनियस टाइप में डिस्कस करेंगे। तो इनमें से बैक्टीरिया एंड वायरस ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया कॉज करने के लिए। तो ये है सारी क्लासिफिकेशन, ये है क्लासिफिकेशन, और इसके अलावा और भी क्लासिफिकेशन है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर द मिसलेनियस टाइप्स। मिसलेनियस टाइप्स में बहुत सी टाइप्स है निमोनिया की। फर्स्ट है इसमें एस्पिरेशन निमोनिया। लाइक अगर हम चाइल्ड हेल्थ की बात करें तो बच्चों में निमोनिया जो है एस्पिरेशन निमोनिया क्यों हो जाता है, तो बच्चे जो है कई बार बिफोर बर्थ अमनियोटिक फ्लूइड एस्पिरेट कर जाते हैं। तो एस्पिरेट करना मतलब क्या होता है, एस्पिरेट करना मतलब जो हम पी रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, वो हमारे फूड पाइप के जरिए हमारे जीआई सिस्टम में जाता है। तो अगर वो खाने पीने की चीज जो है जीआई सिस्टम के अलावा मतलब हमारी फूड पाइप की जगह हमारी रेस्पिरेटरी पाइप में जाके, विंड पाइप में जाके हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाए, तो उसे बोलेंगे हम कि पर्सन जो है वो एस्पिरेट कर गया है ना। जो भी खाने पीने का चीज थी वो फूड पाइप की जरिए, फूड पाइप की जगह वो हमारी विंड पाइप में चली गई ना, हमारे आगे लंग्स में चली जाएगी, वो इन्फेक्शन का कारण बनेगी, जहाँ कम्युलेशन का कारण बनेगी। तो एस्पिरेशन निमोनिया अगर बेबी जो है बिफोर बर्थ एमनियोटिक फ्लूइड एस्पिरेट कर जाए, जहाँ ड्यूरिंग फीडिंग टाइम जो है मदर जो है हेड साइड को अगर एलिवेट करके नहीं रखेगी, तो कई बार फीड लेता छोटा बच्चा जो है इनफैक्ट जो है फीड ही एस्पिरेट कर जाता है ना, जब कोई भी फ्लूइड एस्पिरेट कर जाए। और बड़े बच्चों में या बड़ों लोगों में जो है कई बार लोग केरोसिन ऑयल वगैरह या कुछ भी है जो खाने पीने की चीज जो है वो कई बार जो है एस्पिरेट कर जाते हैं, तो उसकी वजह से जो निमोनिया हो जाता है दैट इज कॉल्ड एस्पिरेशन निमोनिया। द नेक्स्ट इज लोफ्लर निमोनिया। लोफ्लर निमोनिया क्या है, जब भी इन्फेक्शन होता है तो हमारा जो है एक्सुडेट फॉर्मेशन होता है, मतलब जो है फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में से न्यूट्रोफिल्स जो है साइनोफिल जो है हमारे WBCs की टाइप्स हैं, मतलब वो माइग्रेट होके हमारे जो है इन्फेक्शन वाली जगह पे पहुंच जाते हैं, और अगर वो जरूरत से ज्यादा वहां पहुंच जाए तो वहां पे अकमुलेशन हो जाएगी न्यूट्रोफिल्स की, साइनोफिल्स की। तो ऐसी टाइप वाले निमोनिया को क्या बोलेंगे हम, लोफ्लर निमोनिया। देन थर्ड टाइप अंडर मिसलेनियस इज हाइपर सेंसिटिविटी निमोनिया। हाइपर सेंसिटिविटी ना, नॉर्मल हमारी बॉडी जो है सेंसिटिव होती है, कोई हमारे डस्ट पार्टिकल अंदर चला जाए तो हमारी बॉडी सेंसिटिव रिएक्शन शो करती है, कफ इंड्यूस होती है, कोई भी डस्ट हमारे गले में चलेगी तो कफ इंड्यूस करेगी, वहां पे नॉर्मल थोड़ा सा म्यूकस प्रोडक्शन होगा, और म्यूकस क्या करेगा, उस डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करके और कफ के जरिए मास मूवमेंट करेंगे, हमारे जो है गले के में जो फाइन सीलियास है वो क्या करेंगे, कफ के जरिए उस डस्ट पार्टिकल्स को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ये होगा हमारी बॉडी का नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म। और अगर ये जो है बॉडी जरूरत से ज्यादा रिएक्शन शो करती है, जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है ना, तो वहां पे जरूरत से ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होगी, और वो एक्स्ट्रा म्यूकस जो है हमारे लंग्स में चला जाएगा, वो निमोनिया का कारण बन जाएगा बिकॉज ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। देन नेक्स्ट इज हाइपोस्टैटिक निमोनिया। हाइपोस्टैटिक मतलब एक जगह पे ठहराव की वजह से, स्टेसिस मतलब स्टेग्नेशन है ना, स्टैटिक मतलब स्टेग्नेशन, एक जगह पे ठहराव की वजह से चेंजेस आ जानी है ना। ठहराव का मतलब एक जगह पे अगर पर्सन जो है काफी लंबा टाइम जो है बेड रिडन पेशेंट है, एक ही पोजीशन में एक ही जगह पे कोई जो है बेड रिडन पेशेंट है पिछले 2 महीने से 6 महीने से, तो कोई एक साइड लेके है ना काफी लंबा लंबा टाइम वहां पे लेटा रहता है हॉस्पिटल में पर्सन, उसकी 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद हम पोजीशन चेंज नहीं करते या बैक मसाज वगैरह नहीं करते, तो वो हाइपोस्टैग्नेंट रह जाती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की सिक्रीशंस, तो इसकी वजह से वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे और निमोनिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इस टाइप के निमोनिया को हम क्या बोलेंगे, हाइपोस्टैटिक निमोनिया। मोस्ट कॉमनली फाउंड इन बेड रिडन पेशेंट्स, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बूढ़ा है, ओल्ड एज का है, जिनका इम्यून सिस्टम पहले ही वीक है, ऊपर से उसको कोई ऐसी बीमारी है, लंबा टाइम बेड पे रहना पड़ गया, तो इस वजह से जो निमोनिया उसको हो जाएगा उससे बोलेंगे हाइपोस्टैटिक निमोनिया। द नेक्स्ट इज
यहाँ तक मेन थी। और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया मतलब कोई भी जो है, चाहे हेल्थ पर्सोनल है, चाहे वैसे नॉर्मल जो है पर्सन, एक ऐसी जगह पे चल गया, ऐसी कम्युनिटी में चल गया, वहां पे जो है निमोनिया के पेशेंट ज्यादा है ना, किसी विलेज में जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के पेशेंट ज्यादा हैं, जैसे कोविड-19 लाइक ना, कोरोना वायरस के पेशेंट ज्यादा है, तो ऐसी जगह पे जब चला जाएगा तो वो इनहेल कर लेगा वहां से इन्फेक्शन, उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाएगा वहां से इन्फेक्शन। तो फिर क्या होगा, वो इन्फेक्शन आगे जाके जो है कोविड भी कर सकता है, और कोविड भी क्या है, रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन है, वहां पे भी इन्फ्लामेशन होती है हमारे जो रेस्पिरेटरी की लाइनिंग है ना, और वो डीप इन्फेक्शन चला जाए, वहां पे कंसोलिडेशन हो जाएगी, और मतलब हम बोलेंगे कि कम्युनिटी से इन्फेक्शन उसको हुआ है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया उसको हो गया। तो ऐसे ही हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है, जहाँ पे निमोनिया के पेशेंट एक वार्ड में है, एक साइड पे है, वहां पे जो उनको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, या वहां पे वो स्टूडेंट ड्यूटी कर रहे हैं, प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, अपना मास्क वगैरह नहीं वियर करके रख रहे, तो वहां पे हॉस्पिटल से इन्फेक्शन जो है हेल्थ पर्सनल को हो रहा है, स्टूडेंट को हो रहा है, बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंसी, सो दैट एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो, क्योंकि ड्यूटी तो करनी है, वहां पे जाना भी है, लेकिन अपने अपने इम्यून सिस्टम को हमने क्या है, स्ट्रांग बना के रखना है, विटामिन सी लेना है, प्रिकॉशंस भी लेनी है, ब्रेकफास्ट करके जाना है। तो ऐसी जो है फिर क्या होगा, फिर हमारा इम्यून सिस्टम मतलब स्ट्रांग होगा, और कोई भी बीमारी हमें जल्दी नहीं हो पाएगी, और एंटीजन एंटीबॉडी जब भी रिएक्शन होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम वहां पे विनर होगा, वहां पे जो है डिजीज कॉज करने वाली बैक्टीरिया या वायरस वो विनर नहीं होंगे, और हमें बीमारी नहीं होगी। सो these are the types of miscellaneous के अंदर एस्पिरेशन निमोनिया, लो फ्लेयर निमोनिया, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनिया, हाइपोस्टैटिक निमोनिया, ज्यादातर बेड रिडन पेशेंट को, एल्डरली पेशेंट को, जहाँ कई बार जो वेंटिलेटरी सपोर्ट पे होते हैं उन पेशेंट को है ना, इंस्ट्रूमेंट ज्यादा यूज होते हैं जिनके गले में वगैरह में, तो इनको भी हो सकता है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है। ये सारी जो क्लासिफिकेशन है निमोनिया की, चाहे वो बैक्टीरियल कॉज, वायरल कॉज है, एटियोलॉजिकल बेस पे क्लासिफिकेशन जो हमने पहले डिस्कस की है ना, चाहे वो लोकेशन के, एनाटॉमिकल लोकेशन के बेस पे जो है टाइप्स हमने डिस्कस की, या मिसलेनियस के अंडर जो टाइप्स हमने डिस्कस की, तो ऑल दिस क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द निमोनिया।